हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी मंत्रा। आज हम टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस पेपर्स की क्लास 8 करेंगे। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द साइक्लोन अफेक्टेड स्टेट्स इन इंडिया। इनमें से कौन सा वो स्टेट है जो साइक्लोन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे साउथ ईस्ट के जो कुछ स्टेट्स हैं, चाहे वो बंगाल हो, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये साइक्लोन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ओडिशा। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है वो जान लीजिए। हमारे अभी हाल ही में 2 साइक्लोन आए थे भारत में। पहला था यास। तो यास, ये जो करंट अफेयर्स हैं उनमें पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। यास ने कौन से राज्यों को प्रभावित किया था? तो अंडमान निकोबार, ओडिशा और बंगाल, इनको प्रभावित किया था यास ने। यास का नाम किसने रखा? इस साइक्लोन का नाम यास किसने रखा? तो ओमान ने इस साइक्लोन को यास नाम दिया। और यास का अर्थ क्या होता है? तो यास का अर्थ होता है निराशा। ये फैक्ट करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं। दूसरा साइक्लोन कौन सा आया था? दूसरा आया था ताउते। ताउते आया था दूसरा। ताउते ने कौन से राज्यों को प्रभावित किया? तो बेसिकली वेस्ट के राज्यों को प्रभावित किया था, चाहे वो गुजरात हो या महाराष्ट्र। ठीक है, इन राज्यों को प्रभावित किया था विशेष तौर पर। ताउते का नाम किसने रखा? तो ताउते का नाम रखा म्यांमार ने। और ताउते का अर्थ क्या होता है? तो ताउते का अर्थ होता है तेज आवाज़ करने वाली छिपकली, लिजार्ड। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आ सकते हैं, आप इनको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाई इन डैश स्टेट। इनमें से किस राज्य में कंपैरेटिवली जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। वर्तमान में जो भारत का जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना सेंसस के अकॉर्डिंग वो है 382। सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो है अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर पूछा जाता है। जब आप लोगों के रिप्लाई आ जाएंगे उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक मैन अ रिसोर्स द कंट्री शुड इन्वेस्ट इन डैश एंड डैश। एक व्यक्ति को रिसोर्स बनाने के लिए किसी देश को किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए? ऑप्शन ए आर्मी एंड हेल्थ, ऑप्शन बी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्लीजेंट लाइफस्टाइल, ऑप्शन सी एजुकेशन एंड हेल्थ, ऑप्शन डी हेल्थ प्रोटेक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को संसाधन बनाने के लिए एक देश को इन्वेस्ट करना चाहिए, ऑप्शन सी एजुकेशन और हेल्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो कि द प्रिंसिपल बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है, वो किसके अंतर्गत आती है? WHO जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रधान संस्था है, वो डैश के अधीन आती है। ऑप्शन ए वर्किंग कमीशन, ऑप्शन बी प्रोग्राम्स एंड फंड्स, ऑप्शन सी सब्सिडियरी बॉडी, ऑप्शन डी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। जो मैंने GSGK की जो वीडियो बनाई है UNO की, उसमें मैंने ये बताया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में WHO आता है। WHO को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो WHO को इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज डिवाइडेड इंटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। इनमें से वो कौन सा देश है जिसको 6 स्वतंत्र देशों में बांटा गया था? DSSB ने इसका आंसर क्या दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन सी यूगोस्लाविया, ऑप्शन डी USSR। DSSB ने इसका आंसर दिया है USSR, लेकिन ये थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि USSR को 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में बांटा गया था। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होना चाहिए यूगोस्लाविया, लेकिन DSSB का क्या आंसर था? USSR। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज गोल्डन फाइबर ग्रोज वेल। गोल्डन फाइबर क्या होता है सबसे पहले ये जान लीजिए। इनमें से किन क्षेत्रों में गोल्डन फाइबर अच्छे से उगता है? तो गोल्डन फाइबर बोला जाता है जूट को। ये भी क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और बेसिकली जो जूट है वो, या गोल्डन फाइबर है वो, जहाँ पर एलुवियल या जलोढ़ मिट्टी होती है वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से उगता है। और कौन से क्षेत्रों में? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो गोल्डन फाइबर या जूट है वो अच्छे से उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मिंग इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जैसे फार्मिंग को एग्रीकल्चर कहा जाता है, वैसे ही किसको सेरिकल्चर कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्लावर्स फॉर कमर्शियल यूज, ऑप्शन बी फिशरीज, ऑप्शन सी फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स, ऑप्शन डी कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स। तो सेरिकल्चर कहा जाता है कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स को। ऑप्शन डी सही है। और एस से सिल्कवॉर्म्स, एस से सेरिकल्चर, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंगारी मथाई वॉज द फाउंडर ऑफ डैश मूवमेंट इन डैश। तो वंगारी मथाई इनमें से किस आंदोलन के संस्थापक थे और वो आंदोलन कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए नेग्रो मूवमेंट लिबिया, ऑप्शन बी पॉलिश मूवमेंट न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी ग्रीन बेल्ट मूवमेंट केनिया, ऑप्शन डी सदांग मूवमेंट चाइना। तो देखिए सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर, सही आंसर है ऑप्शन सी केनिया, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सबसे पहले जो ये ग्रीन बेल्ट मूवमेंट है ये था क्या?
तो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वंगारी मथाई ने 1977 में बनाया था। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वंगारी मथाई ने 1977 में बनाया था और ये एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और वंगारी मथाई को 2004 का नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। तो वंगारी मथाई को 2004 का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। ध्यान रखिए, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो 1977 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इनमें से आपको वो ऑप्शन बताना है जो एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन ए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऑप्शन बी सिल्क इंडस्ट्री, ऑप्शन सी कॉटन इंडस्ट्री, ऑप्शन डी एडिबल ऑयल इंडस्ट्री। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों तो कृषि आधारित हैं ही, तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये कृषि आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर। इनमें से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए फ्लड, ऑप्शन बी लैंडस्लाइड, ऑप्शन सी वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी फेमिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू। जो हमारा 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था वो इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ऑप्शन डी रूरल हाउसिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो पहले सही आंसर देख लीजिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंचायती राज। कुछ फैक्ट हैं इससे रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं। पहला फैक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था वो हुआ कब था? तो 1992 में ये अमेंडमेंट हुआ था। जब ये अमेंडमेंट हुआ तो इसके बाद पंचायती राज सिस्टम जो है उसको लाया गया और हमारे भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है, भाग 9। पूछा जाता है कि भाग 9 कौन से संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संविधान में भाग 9 और अनुसूची या शेड्यूल 11 को जोड़ा गया, ठीक है। ये दोनों ही किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से। साथ ही एक चीज़ और, इसी के साथ हुआ 74th अमेंडमेंट, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो भी हुआ 1992 में, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड था? ये था अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इससे जो संविधान है उसमें शेड्यूल 12 को जोड़ा गया था, अनुसूची 12, ठीक है। ये पूछा जा सकता है पेपर में, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप ये याद रखिए, ठीक है। तो जो 73rd अमेंडमेंट था वो हमारा पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमीग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन कहाँ पर मिलते हैं हमारे देश में? ऑप्शन ए हिमालय रीजन, ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ऑप्शन सी नॉर्थ इंडिया, ऑप्शन डी सेंट्रल इंडिया। तो बेसिकली उत्तर पूर्वी राज्य में जो बेसिकली सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है वो मिलते हैं। साथ ही जो हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है, वहाँ पर भी, वेस्टर्न घाट में भी ये वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज रिलेटेड टू। तो जनसंख्या वृद्धि का जो परिमाण है वो किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए प्रति वर्ष जोड़े गए व्यक्तियों की संख्या, ऑप्शन बी प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि की दर, ऑप्शन डी एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या। तो जनसंख्या वृद्धि का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन, वो बेसिकली किसको दिखाता है? ऑप्शन ए नंबर ऑफ पर्सन्स एडेड पर ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डैमेज्ड MSK9 रिस्क एरिया इन कंटेक्स्ट ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक क्षतिग्रस्त MSK9 जोखिम क्षेत्र है? तो पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ बता दूं। MSK9 बेसिकली इंटेंसिटी होती है, ठीक है। भारत में वर्तमान में टोटल 4 सिस्मिक जोन है। सिस्मिक जोन जिससे बेसिकली भूकंप या अर्थक्वेक कौन से क्षेत्रों को कितना प्रभावित करता है, इंटेंसिटी कितनी होती है, इस आधार पर भारत में 4 सिस्मिक जोन बनाए गए हैं, ठीक है। वो सिस्मिक जोन कौन कौन से हैं? 2, 3, 4, 5, ये 4 सिस्मिक जोन है। और इन 4 सिस्मिक जोन में जो बेसिकली MSK9 है, ये इंटेंसिटी है, इसके आधार पर इन 4 सिस्मिक जोन को बनाया गया है। पहले तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देख लीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। अब मैं आपको सिस्मिक जोन के बारे में कुछ बता दूं। तो ये हमारे 2, 3, 4, 5 4 सिस्मिक जोन है। तो जो जोन 5 है, जोन 5 बेसिकली जो MSK9 इंटेंसिटी है वो जोन 5 के एरियाज़ में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर इंटेंसिटी अर्थक्वेक की सबसे ज़्यादा मानी जाती है और हाईएस्ट रिस्क होता है इन जोन 5 में अर्थक्वेक का, ठीक है। साथ ही बेसिकली कौन से क्षेत्र हैं जो जोन 5 में आते हैं? तो कश्मीर हो गया, या हमारा वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज़ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, रन ऑफ कच्छ, ठीक है, ये सब हमारे जोन 5 में आते हैं। तो जोन 5 हो गया हमारा MSK9। ऐसे ही जो हमारा जोन 4 है,
जोन 4 में आता है MSK 8 मतलब जहाँ पे MSK 8 इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की, वो जोन 4 में आते हैं। इसी तरीके से हमारे टोटल 4 सिस्मिक जोन है। पेपर में आ सकता है कि वर्तमान में भारत में कितने सिस्मिक जोन है, तो 4 हैं। कौन कौन से? 2, 3, 4, 5। ठीक है, इनमें से जो 5 है उसको सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक के लिए माना जाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं और सबसे खतरनाक आते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो कि हमारा जोन 5 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स एग्जाम्प्ट्स इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग कंपल्सरी इन्फोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स? निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकारों का अनिवार्य परिवर्तन की प्राप्ति से छुटकारा देता है? बेसिकली क्वेश्चन का मतलब सीधा सा इतना है, इनमें से कौन सा वो अधिकार है कि अगर हमारे किसी मौलिक अधिकार का हनन हो, हमारा कोई मौलिक अधिकार छीना जाए, तो हम इनमें से कौन से अधिकार का यूज़ करके अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं? ठीक है, राइट टू लाइफ, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होता है इसका मतलब, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, इसका सही आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है। जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में कितने अधिकार थे? क्वेश्चन आता है पेपर में। मूल संविधान में अधिकार थे 7। ठीक है, उनमें से एक अधिकार था जो कि हमारा आर्टिकल 31 में आता था। आर्टिकल 31 में आता था हमारा संपत्ति का अधिकार। ये जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था, ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट हुआ। 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ये जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि मौलिक अधिकार था, इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं 6। कौन कौन से? समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 एंड 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 एंड 30, और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये है आर्टिकल 32 हमारा। और आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, वो हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन से? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और अब राइट टू प्रॉपर्टी को डाला गया है आर्टिकल 300A में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द इम्पीचमेंट मोशन वॉज ब्रॉट अगेंस्ट जस्टिस रामास्वामी, ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ। न्यायमूर्ति रामास्वामी पर जब दोषारोपण प्रस्ताव लाया गया था, तब वे डैश के मुख्य न्यायाधीश पद पर आसीन थे। ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया था? ये आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये करंट का क्वेश्चन है। करंट का नहीं है। न्यायमूर्ति रामास्वामी पहले व्यक्ति थे CJI जिनके खिलाफ दोषारोपण प्रस्ताव या इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था। ठीक है, हालांकि वो हटाए नहीं गए थे, लेकिन पहला इम्पीचमेंट मोशन इन्हीं के खिलाफ लाया गया था। और उस समय वो कौन से जो हमारा न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश थे? तो ऑप्शन ए है मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन बी पंजाब हाई कोर्ट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी दिल्ली हाई कोर्ट। इसका सही आंसर है पंजाब हाई कोर्ट। उस समय वो पंजाब हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे जिस समय उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था। तो आप ये क्वेश्चन जो है इसको करंट का ना सोचे, करंट का नहीं है। ये पूछा इसलिए गया है क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे, पहले CJI थे न्यायमूर्ति रामास्वामी जिनके खिलाफ ये लाया गया था, पहले व्यक्ति थे वो। ठीक है, इम्पीचमेंट मोशन का सामना करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन MP और अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वॉलंटरली रिजाइन्स फ्रॉम द पार्टी और वायलेट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लीडरशिप ऑफ द पार्टी ऑन अ पोल, इट इज कॉल्ड। जब सांसद अथवा राज्य विधानसभा का कोई सदस्य पार्टी से इस्तीफा दे दे, रिजाइन कर दे, या किसी मतदान पर जो पार्टी के नेतृत्व द्वारा जो आदेश दिया गया है उसका उल्लंघन करता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिसओबीडियंस, ऑप्शन बी डिसोल्यूशन ऑफ मेंबरशिप, ऑप्शन सी डिसफेलोशिप, ऑप्शन डी डिफेक्शन। तो इसको कहा जाता है दल बदल या डिफेक्शन। DSSB का आंसर है ये। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज आइडल फॉर ऑल कंट्रीज इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो कौन सी राजनीतिक प्रणाली है, पार्टी प्रणाली, जो सभी परिस्थितियों में सभी देशों हेतु आदर्श है? कौन सी प्रणाली को इनमें से आदर्श माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन द कंट्री। तो किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी का क्षेत्रफल ज़्यादा है, किसी का कम है, तो ये देश की परिस्थिति पर निर्भर करता है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी प्रणाली वहाँ पर ज़्यादा प्रभावशाली होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन द कंट्री। ये किसी देश पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सी पोर्ट बिटवीन मुंबई एंड न्यू मैंगलोर। तो मुंबई और न्यू मैंगलोर के बीच में इनमें से कौन सा सी पोर्ट है? ऑप्शन ए पारादीप, ऑप्शन बी तूतीकोरिन, ऑप्शन सी मर्मुगांव, ऑप्शन डी कोची। इसका सही आंसर है मर्मुगांव, ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, सी पोर्ट्स फैक्चुअल है, थोड़ा सा आप याद कर लें इसको। और आज का लास्ट क्वेश्चन, 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका ने जापान पर किस नाम का परमाणु बम छोड़ा?
ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 6 1945 अमेरिका रिलीज्ड एटम बॉम्ब ऑन जापान नेम्ड। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दूँ। अमेरिका ने 2 एटम बॉम्ब छोड़े थे जापान के ऊपर, ठीक है। एक छोड़ा था हिरोशिमा के ऊपर और एक छोड़ा था नागासाकी के ऊपर, ठीक है। हिरोशिमा के ऊपर कब छोड़ा था? 6 अगस्त को। तो डेट से भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नागासाकी के ऊपर छोड़ा था 9 अगस्त को। जो हिरोशिमा के ऊपर छोड़ा था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी के ऊपर छोड़ा उसका नाम था फैटमैन। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अमेरिका ने पहला एटम बॉम्ब जापान पर छोड़ा हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, किस नाम से? लिटिल बॉय के नाम से। दूसरा एटम बॉम्ब छोड़ा 9 अगस्त को नागासाकी पर, किस नाम से? फैटमैन के नाम से। और एक चीज़ और बता दूं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नागासाकी पर अमेरिका ने इनमें से किस नाम का एटम बम छोड़ा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 6 अगस्त को कौन सा एटम बम छोड़ा, तो कौन सा छोड़ा? लिटिल बॉय, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। और अगर 9 अगस्त आता तो कौन सा होता? फैटमैन। ये आई थिंक 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।